नमस्कार दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए। आज हम बात करेंगे भारत के एक मुख्यमंत्री की, एक ऐसे मुख्यमंत्री की जिसने अमेरिका में जाकर अपनी एकता के बहाने भारत को तोड़ने की बात कही है, भारत की संप्रभुता के खिलाफ बात की है, राष्ट्रद्रोह की बात की है। ये बातें हैं 24 सितंबर 2024 की और जगह है अमेरिका के इंडियानापोलिस। और बात करने वाले मुख्यमंत्री का नाम है पीयू लालदुहोमा, जो मुख्यमंत्री हैं मिजोरम के। लालदुहोमा अमेरिका में इंडोपोलिस बीजो मंच के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने मिजोरम की बहुसंख्यक जनजातीय आबादी जो की एकता से बात शुरू की और भारत से अलग स्टेट बनाने की बात पर अपने भाषण को खत्म किया। उनके इस भाषण में बांग्लादेश और म्यांमार का जिक्र भी है। मुख्यमंत्री लालदुहोमा मिजोरम और मिजोरम की सीमा से सटे मणिपुर के कुकी बहुल क्षेत्र के साथ म्यांमार और बांग्लादेश को मिलाकर एक अलग ईसाई राष्ट्र बनाने की तरफ इशारा कर रहे थे। मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने मिजोरम, मणिपुर, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा से सटे चिनजो कुकी जनजातियों को, जो सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से करीब करीब एक जैसे हैं, उनको एकजुट करने के लिए अलग राष्ट्र की बात की। इंडियापोलिस में दिए अपने भाषण में मिजोरम के मुख्यमंत्री पीयू लालदुहोमा ने कहा कि हम सब एक लोग हैं, यानी जो कुकी जो चारों राज्यों में और 2 देशों और 2 राज्यों में बटे हुए हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा कि हम सब एक लोग हैं, हम भाई बहनें हैं और बंटने का जोखिम नहीं उठा सकते। भगवान ने हमें एक बनाया और हम राष्ट्रीयता प्राप्त करने के लिए एक नेतृत्व के तहत उठेंगे। हालांकि किसी देश की सीमाएं हो सकती है, लेकिन एक सच्चा राष्ट्र इन सब चीज़ों से परे होता है, अलग होता है। हम सभी को तीनों देशों की 3 सरकारों ने अन्यायपूर्वक ढंग से बांटा है, जिसे हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। उनके शब्द का उद्देश्य इन बिखरे हुए समुदायों के बीच एकजुटता की भावना को बढ़ावा देने वाला आपको लग सकता है, लेकिन बयान में अंतर्निहित निहितार्थ में अगर आप जाएंगे तो वो एक अलगाववादी एजेंडे के बारे में बताते हैं, जो कि चिंताजनक है, जो दक्षिण एशिया को अस्थिर कर सकता है। धार्मिक और सांस्कृतिक निहितार्थों से भरी टिप्पणी के साथ लालदुहोमा के भाषण ने विदेश समर्थित पहल के बारे में संदेह पैदा किया है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने जो बात कहकर देश की चिंता बढ़ाई है, उसकी तरफ बांग्लादेश की निर्वासित प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पहले ही ध्यान आकृष्ट कराया था। शेख हसीना के तख्ता पलट के पीछे की कहानी भी इसी मामले से जुड़ा हुआ है। इस कहानी में अमेरिका की भूमिका संदिग्ध है और सवाल उठते हैं कि क्या अमेरिका की खुफिया एजेंसियां भारत, बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को अलग करके एक अलग ईसाई देश बनाने की योजना पर काम कर रही है, जिसके बारे में शेख हसीना पहले ही बता चुकी थी। आज अपने पैनलिस्ट के साथ हम चर्चा करेंगे कि क्या मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा का भाषण अलगाववादी एजेंडे को बढ़ावा देने वाला है। क्या मुख्यमंत्री लालदुहोमा का यह बयान अमेरिका के इशारे पर किया गया है। क्या अमेरिका दक्षिण एशिया में भारत, म्यांमार, बांग्लादेश के हिस्से को काट कर एक अलग ईसाई देश बनाना चाहता है। क्या बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट अमेरिका के इसी योजना का हिस्सा है। क्या मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा का यह बयान राष्ट्रद्रोह है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट हैं, कुछ मेहमान हैं, उनसे हम आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार करी है, उस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मिजोरम के मुख्यमंत्री पू लालदुहोमा एक संवैधानिक पद पर रहते हुए भारत की एकता और अखंडता की शपथ लेने के बावजूद भारत के उसी राज्य को भारत से छीनने का सपना देख रहे हैं जिस राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं, जिस स्वप्न के तहत वो भारत, बांग्लादेश और म्यांमार को तोड़कर ईसाई देश बनाना चाहते हैं। पू लालदुहोमा ने अपने जहरीले एजेंडे का खुलासा अमेरिका में किया। We shall never ever accept the division of our people into 3 countries. This will never be acceptable. Therefore, it is an imposed boundary. We'll never accept it. We'll never accept construction of boundary fencing in between us.
अमेरिका पहुंचे लाल दुहोमा ने आगे कहा कि हमें गलत तरीके से बांटा गया। 3 अलग-अलग देशों में 3 अलग-अलग सरकारों के अधीन रहने के लिए मजबूर किया गया और वो इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लाल दुहोमा का 3 अलग-अलग सरकारों से तात्पर्य है भारत, बांग्लादेश और म्यांमार से, जिनके हिस्सों को तोड़कर एक ईसाई देश बनाने का षड्यंत्र अमेरिका लंबे समय से रच रहा है, जिसका खुलासा शेख हसीना ने बांग्लादेश में तख्ता पलट से पहले यानी मई 2024 में ही किया था, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि गोरी चमड़ी वाले भारत, बांग्लादेश और म्यांमार के एक हिस्से को तोड़कर ईसाई देश बनाना चाहते हैं। शेख हसीना ने खुलासा किया था कि अमेरिका जोगम नाम का एक देश बनाने की साजिश रच रहा है, क्योंकि वो बंगाल की खाड़ी में एक बेस चाहता है। शेख हसीना ने बताया था कि इस देश में म्यांमार के सागाइंग डिवीजन, चीन जनजाति का बड़ा हिस्सा, भारत का मिजोरम और मणिपुर के कुकी बहुल इलाके और बांग्लादेश के चटगांव डिवीजन के बंदरबन जिले और आसपास के क्षेत्र शामिल होंगे। शेख हसीना के इसी बयान के बाद उनका बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और अमेरिका पर इसके आरोप भी लगे। वहीं दूसरी ओर भारत के भीतर भी मिजोरम में सत्तारूढ़ जोरम पीपुल्स मूवमेंट, विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट और साथ ही कांग्रेस पार्टी की राज्य इकाई जो एकीकरण का समर्थन करती है, जिसका मकसद मिजोरम के मिजो, मणिपुर के कुकी, जोमिज, म्यांमार के चिन और बांग्लादेश सहित विभिन्न जातीय समुदायों को एक ही प्रशासनिक क्षेत्र के तहत लाना शामिल है, जिनका मुख्य उद्देश्य तीनों देशों में सभी जो जनजाति की आबादी वाले क्षेत्रों का एकीकरण करना है। अमेरिकी स्थित बैप्टिस्ट चर्च भी इस एजेंडे को बढ़ावा दे रहा है, जिस चर्च के CIA से घनिष्ठ संबंध है। वहीं मणिपुर हिंसा में बड़ा रोल निभाने वाले कुकी लड़ाके भी धार्मिक आधार जो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। पूर्वोत्तर में मिजोरम, नागालैंड और मेघालय ईसाई बहुल वाले राज्य हैं। ऐसे में अमेरिका के इंडिया पोलिस में अपने भाषण के दौरान मिजोरम के मुख्यमंत्री पू लाल दुहोमा द्वारा दिया गया ये बयान एक बार फिर इस अमेरिकी एजेंडे को उजागर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री ने अमेरिका में जाकर के, इंडिया पुलिस शहर में जाकर के जिस तरीके से बयान दिया है, जिस तरीके से भाषण दिया है, अमेरिका ने जिस तरीके से मंच उपलब्ध करवाया, इससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये अमेरिका की साजिश है और अमेरिका जानबूझकर ऐसा कर रहा है और ये उनकी एक सोची समझी एक लंबी रणनीति का हिस्सा है कि साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में अपना एक बेस बनाने के लिए उन्होंने इसकी शुरुआत काफ़ी पहले से हुई थी और वो इसी का हिस्सा है जो अब धीरे धीरे किस्तवार तरीके से सामने आ रहा है। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ TPS त्यागी है, रक्षा विशेषज्ञ के रूप में कर्नल TPS त्यागी, और नेहा धवन जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। इसके अलावा विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत मैं TPS त्यागी जी आपसे करना चाहूँगा। जिस तरीके से हम लोग पहले भी इस बात पे चर्चा कर चुके हैं, जब मणिपुर का मसला जब आ रहा था, जब बांग्लादेश का मसला आ रहा था, तो उस दौरान भी ये चीज़ें आई थी कि एक वाइट मैन जो वो आया था और उसने प्रपोजल दिया था हसीना को, और जिस प्रपोजल को डिनाई करने के बाद जो है 1 महीने के बाद ये तख्ता पलट हुआ था। वो वाइट मैन डोनाल्ड लू के नाम से जो है बाद में सामने आए थे कि वो डोनाल्ड लू थे। यानी भारत के आसपास डोनाल्ड लू जो है वो घूम रहा है, और डोनाल्ड लू कैसा शख्स है मुझे लगता है कि बताने की ज़रूरत नहीं है। जो कहीं भी तख्ता पलट होता है तो उसके पीछे डोनाल्ड लू का जो है हाथ माना जाता है। अभी जिस तरीके से मिजोरम के मुख्यमंत्री ने कहा है अमेरिका में जाके, क्या आपको लगता है कि ये राष्ट्रद्रोह है? देखिए मैं शुरुआत यहाँ से करूंगा कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कोई भी हो, उसकी पावर पॉलिसी को चेंज करने में 5-10% ही रहती है। अमेरिका में एक डीप एस्टेट है। डीप एस्टेट का मतलब वहाँ की CIA, वहाँ की FBI, वहाँ का डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, वो डिसाइड करते हैं। उनके घनिष्ठ संबंध हैं अमेरिका की बैप्टिस्ट चर्च से, और जो बैप्टिस्ट चर्च है वो एक प्लान को उकसावा दे रही है, और उस प्लान का खुलासा किया था बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने। उसने इलेक्शन से पहले अपने नेताओं की एक मीटिंग ली थी, और इस मीटिंग में उसने बताया था कि एक गोरी चमड़ी का व्यक्ति यानी कि डोनाल्ड लू जो आप कह रहे हैं वो मेरे से मिला था,
और उसने ये कहा था कि हम एक देश बनाना चाहते हैं जिसका नाम होगा जोगम, और उस जोगम में 3 देशों के थोड़े थोड़े हिस्से होंगे, यानी कि जैसे बांग्लादेश में चिटगांव डिवीजन होगा, जैसे म्यांमार में सांगाई डिवीजन होगा, और जैसे भारत में मिजोरम होगा और मणिपुर का कुकी बहुल जो क्षेत्र है, कुकी बहुल क्षेत्र। जी टीपीएस त्यागी जी, मुझे लग रहा है जी। और इन 3 हिस्से यानी कि भारत के, म्यांमार के, बांग्लादेश के, इनको मिला के वो जोगम ईसाइयों का देश बनाना चाहते हैं। इसी के लिए वो बे ऑफ बंगाल में एक आइलैंड भी लेना चाहते थे, जिसके लिए शेख हसीना ने मना कर दिया था। अब सब जानते हैं कि उसका तख्ता पलट किस स्थिति में हुआ और उसके पीछे कौन था। लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदुस्तान की एक स्टेट नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम का चीफ मिनिस्टर जाता है अमेरिका में और वहां जाके कहता है कि हम ईसाई हैं और हम ईसाइयों को 3 सरकारों की गुलामी करनी पड़ रही है, यानी कि भारत सरकार की, बांग्लादेश की और म्यांमार की, जहां जहां भी ये रहते हैं। इन तीनों को हम इनकी गुलामी से नहीं करेंगे और हमें इनको एक करने के लिए काम करना चाहिए। अब चीफ मिनिस्टर ने अगर कोई और व्यक्ति कहता या डोनाल्ड डू कहता आपकी भाषा में, तो हम इसको हाशिए पर रख सकते थे, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर का कहना जिसने संविधान के इंटेग्रिटी की, सॉवरेनिटी की शपथ ली है, वो मुख्यमंत्री है, अगर वो इसे कहता है तो मुझे ये बताइए कि देशद्रोह की परिभाषा में और क्या आता है। बिल्कुल। आपने जो सवाल पूछा था कि क्या उसे देशद्रोह कहा जाए, मैं कहूंगा कि बिना किसी लाग लपेट के 100% देशद्रोह कहा जाए, 100% देशद्रोह कहा जाए, और केवल कहा नहीं जाए। मैं ये कहता हूं कि हमको दरअसल में एक सॉफ्ट कंट्री माना जाता है और वो वाली इमेज से बाहर निकलने की आवश्यकता है। इस किस्म के लोग, चाहे वो कश्मीर में हो या नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम में या नागालैंड में हो, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और एक्शन में 2 चीजें जरूरी हैं, इमीडिएट और इफेक्टिव। ये चीजें आवश्यक है। अब इसके लिए अभिव्यक्ति की आजादी के नशे में डूबे हुए विपक्षी लोग कुछ भी बकवास करते रहे, उसकी बकवास करने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान का पूरा आवाम, हिंदुस्तान के लोग, सरकार अगर इस किस्म का एक्शन लेगी तो उनके साथ है, पूर्व सैनिक उनके साथ है, नागरिक उनके साथ है। बिल्कुल। नेहा जी सुन रही हैं इस बात को, और नेहा जी आपको भी जानकारी होगी है जिस तरीके का बयान एक चुने हुए मुख्यमंत्री के रूप में, वो भी देखिए ये 24 सितंबर का है, यानी बहुत दिन तक ये जो है पब्लिक डोमेन में उनकी बात आई नहीं है। अब जा कर के कल जो है, कल रात से ये चीज़ें जो है पब्लिक डोमेन में आई है। क्या आपको लगता है कि एक मुख्यमंत्री का इस तरीके से बयान देना राष्ट्रद्रोह, जैसा कि टीपीएस त्यागी जी भी कह रहे हैं और हम भी मानते हैं, क्या आप भी मानते हैं? और अगर आप मानती हैं तो क्या आप अपने सरकार से कहेंगी कि खिलाफ तुरंत कार्रवाई किया जाना चाहिए? देखिए मुकेश जी, ये बात से मैं एकदम सहमत हूँ जो आपने बात कही है, क्योंकि भारतीय गणतंत्र में जब आप शपथ लेते हैं, संवैधानिक शपथ लेते हैं और भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ लेते हैं, और वहीं आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अमेरिका में बैठकर उनके एजेंडे पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। इस बात से मुख्यमंत्री, जो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं लाल धोमा जी, जो वक्तव्य वहां दिया, उनसे साफ स्पष्ट ये बात सामने आती है कि वो चाहते हैं, और वो उस अमेरिका की बैप्टिस्ट चर्च हो, चाहे अमेरिका की सरकार हो, चाहे किसी का भी एजेंडा हो, ईसाइयत को फैलाने का एजेंडा को समर्थन देना एक अलग बात है। लेकिन ईसाई धर्म के जो एक जैसे लोग हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन सबको मिलाकर एक देश बनाने की जो बात, अलग देश बनाने की जो बात कही है, उससे सरासर हम इस बात के खिलाफ हैं। और एक राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करने के नाते मेरी ये अहम भूमिका बनती है कि मैं भी इस बात पर अपनी आवाज उठाऊं, और मैं अपनी पार्टी के जो हमारे प्रमुख व्यक्ति हैं, प्रमुख नेता हैं, और चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये बात पर जो है मुझे लिखना होगा और मुझे ये बात कहनी होगी, बतानी होगी
कि इस तरह के जो एजेंडे पर देश को तोड़ने के लिए अगर संवैधानिक पद पर बैठने वाला व्यक्ति ही अगर देश को तोड़ने की बात कहेगा, जिस तरह से पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए पंजाब गवर्नमेंट की जो कई ऐसी पॉलिसीज नजर आती हैं, पिछले दिनों किसान आंदोलन में भी ऐसा देखा गया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के जो मुख्य नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो दिल्ली में बैठकर उनका समर्थन करते हैं और पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं मान साहब, वो वहां बैठकर समर्थन करते हैं। एक तरफ आप देश के उस टुकड़े को अलग करना चाहते हैं, जिसके एवज में आज एक आपने खबर भी देखी होगी कि कनाडा में हिंदू मंदिर पर खालिस्तानियों का आक्रमण किया गया, तोड़फोड़ की गई। उसी तरह से आप नॉर्थ ईस्ट में सेवन सिस्टर का जो 40,000 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है, आप उसमें से एक टुकड़े को अलग करने की बात कर रहे हैं, आप भारत माता के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, जिसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। और मुझे लगता है कि हर भारतीय इस बात के खिलाफ होगा और हर भारतीय को इस बात के खिलाफ भी होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो नीति है, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, हम तो अखंड भारत की बात करते हैं। हम तो देश से बिछड़ा हुआ जो टुकड़ा है, जो स्वतंत्रता के समय में हमसे अलग किया गया, जम्मू एंड कश्मीर को, हम तो उसको भी जोड़ने की बात करते हैं। यहाँ तोड़ने की बात हो रही है। और एक छोटी सी बात मैं और करना चाहूंगी मुकेश जी, जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन रहा है, जिसको हम सेवन सिस्टर आज बुलाते हैं, स्वतंत्रता से पहले कैप्टन साहब इस बात को जानते होंगे, आप भी जानते होंगे कि असम क्षेत्र कहलाता था और उसका एक भव्य हिंदू इतिहास रहा है। 1838 में आखिरी हिंदू शासन वहां पर असम राज्य में था, असम क्षेत्र में था। 1838 से पहले एक भी ईसाई व्यक्ति, ईसाई धर्म को मानने वाला व्यक्ति नहीं था। लेकिन 1845 में 3 जगह पर उस क्षेत्र में, जिसमें शिव सागर है, गोहारी है, नौगांव है, यहाँ पर पहली चर्च जो है वो बनाई जाती है। और 1845 में चर्च बनाने के बाद किस तरह से ईसाई धर्म को फैलाव किया गया, किस आड़ में किया गया। आपने स्कूल बनाए, एजुकेशन के नाम पर आपने धर्म परिवर्तन किया, आपने स्वास्थ्य के, बिल्कुल जी नेहा जी, नेटवर्क लगा, हमारे उस भव्य हिंदू इतिहास को आपने क्षण भिन्न किया। त्रिपुरा आज भी इस बात का गवाह है, सेवन सिस्टर इस बात की गवाह है। आज भी हिंदू धर्म के बहुत से स्कल्पचर वहां पहाड़ों पर विद्यमान हैं और वो कई हजार फीट की ऊंचाई पर बने हुए स्कल्पचर्स हैं। इस भव्य इतिहास को आपने क्षण भिन्न कर दिया और कंप्लीट, अभी आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा है कि किस तरह से मिजोरम में लगभग 87.16% जो है ईसाइयत फैला दी आपने। इतने परसेंट लोग जो है ईसाई धर्म को मानने वाले हो गए। नागालैंड में, मेघालय में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में, तो इतनी संख्या में ईसाइयत को जो फैलाया गया, इसके पीछे का एजेंडा हिंदुत्व को कम करना, सनातन को क्षण भिन्न करना ही है। इसके अलावा कोई और एजेंडा नहीं है। देश को तोड़ना और देश की अखंडता और एकता को तोड़ना की बात है। और किस तरह से वहां की जो जनजातियां हैं, लगभग 260 जनजातियां सेवन सिस्टर्स के एरिया में रहती हैं और ये सब असम के रास्ते से भारत में आकर बसी। लगभग साल में जिस समय में यहाँ रामायण और महाभारत के साक्ष्य थे, वो समय था, उसके वो साक्ष्य रहे हैं। तब से ये जनजातियां यहाँ रह रही हैं और वो अपने जनजातीय समूह में अपने रीति रिवाजें, अपने जो उनकी पुरानी धार्मिक आस्था थी, उसको फॉलो करते आ रहे थे। लेकिन 1838 के बाद जो आखिरी हिंदू शासन खत्म हुआ, 1845 में आपकी पहली चर्च जो है यहाँ बनाई जाती है, उसके बाद से ऐसा क्या हुआ कि उनको अपनी परंपराओं से नफरत होने लग गई। उन्होंने अपनी धार्मिक आस्थाओं को छोड़कर ईसाई धर्म में अपनी आस्था जता दी। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का बहुत पुराने समय से ही अंदाजा था। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी और ये बात कहकर मैं, बिल्कुल, मिशनरियों की जो एक साजिश है, उस साजिश के तहत जो है नॉर्थ ईस्ट को जो है पहले हिंदू विहीन किया गया और अब जो है उसे भारत से काटने की साजिश की जा रही है। और हालांकि ये चीज़ें हैं वो अभी चलेगी। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी अभी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। मैं टीपीएस त्यागी जी वापस आपके पास आना जुड़ गए क्या संजीव श्रीवास्तव जी? अगर मेरी आवाज़ आ रही है क्या आपको? संजीव श्रीवास्तव जी, क्या आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? अभी संजीव जी से मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही। मैं टीपीएस त्यागी जी के पास मैं वापस, आपने म्यूट कर रखा है संजीव श्रीवास्तव जी अपने आप को, आप अनम्यूट करें अपने आप को। मिल रही है आप तक? हाँ, आ रही है।
संजीव जी, मेरा ये सवाल, ये जो चर्चा चल रही है, 24 सितंबर को अमेरिका में ये बयान दिया गया है मिजोरम के मुख्यमंत्री की तरफ से, और जो बयान है वो तो पूरी तरीके से राष्ट्रद्रोह है। इस पर टीपीएस त्यागी जी ने अपनी बात कह दी, नेहा जी ने बात कही। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये अमेरिका के इस रोल के बाद, अभी अमेरिका में चुनाव भी चल रहा है, क्या सरकारें वहाँ बदलती हैं, जैसा कि टीपीएस त्यागी जी भी कह रहे थे, और हम लोग भी जानते हैं कि सरकारों के बदलने से इन एजेंडे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लॉन्ग टर्म एजेंडा है और इसमें जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। क्या आपको लगता है कि यह जो समस्या है अब पहले बांग्लादेश के बाद अब भारत के सर पे मंडरा रही है, और भारत में भी लोग जो जैसे राजनीतिक लोग जो कहते हैं बार बार, जब मैं प्रोग्राम करता हूं तो उसमें कांग्रेस के लोग कहते हैं, बहुत सारे नेताओं के बयान भी आए हैं कि बांग्लादेश जैसे हालात जो है वो भारत में हो गए। इसके पीछे क्या आपको लगता है ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं? देखिए मुकेश जी, ये एक बात बिल्कुल राष्ट्रद्रोह है, ये हमारी संप्रभुता के खिलाफ है जो बयान उन्होंने अमेरिका में दिया है। चर्चा जारी है, हमारे साथ तीनों मेहमान भी बने हुए हैं। वापस चलेंगे संजीव श्रीवास्तव जी के पास, बात अपनी कह रहे थे, बीच में अधूरी छोड़ करके हमें ब्रेक लेना पड़ा था। संजीव जी प्लीज बात कंटिन्यू करें। जी देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था कि भारत के विरुद्ध विदेशों से और छुपे तौर पर डीप स्टेट्स एलिमेंट्स के माध्यम से, एजेंसीज के माध्यम से अनेक तरीके की साजिशें रची जा रही हैं, और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार को विशेष रूप से टारगेट करने की, उन्हें नीचा दिखाने की, उन्हें सत्ता से बाहर करने की साजिशें ये रचते रहे हैं। लेकिन आज का ये जो नया भारत है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, हमारी जो सरकार है, वो इसको इन साजिशों को लेकर के बेहद सतर्क है। और जाहिर है कि जो मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दोहोमा का ये जो बयान है, ये पूरी तरीके से इसे रिजेक्ट किया जाने की आवश्यकता है, इसकी निंदा करने की आवश्यकता है। और इस तरीके के जो मंसूबे हैं, जो कोई भी भारत में पालेगा, जाहिर है कि वो राष्ट्रद्रोह का ही कार्य करेगा। और इस तरीके के विचारों को जाहिर है कि भारत में कोई स्वीकार्यता का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, इसका रिजेक्शन होगा, और इस तरीके के विचारों का कोई महत्व नहीं है। और देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था कि भारत का जो आने वाला जो भविष्य है उसमें अपार संभावनाएं हैं, और ये भारत विकसित भारत के बनने की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इसमें जो चुनौतियां हैं वो समय समय पर पेश की जाएंगी, और इन चुनौतियों में जो घरेलू जो ऐसी जो एलिमेंट्स हैं जो कि देश के अंदर ही रह करके देश को अंदर से कमजोर और खोखला करने का जो मंसूबे पाल रखे हैं, उनसे भी हमें डील करना है, और वैदेशिक शक्तियों से भी हमें डील करना है। और इसी वजह से जो इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं जो देश के अंदर ही हैं, वो जहां कहीं भी इस तरीके के बयानों और इस तरीके के मंसूबों को पाल के रखते हैं, उनके ऊपर हमें विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, विशेष वॉच रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल और ऐसे मंसूबों। बिल्कुल ठीक है। टीपीएस त्यागी जी, मैं आपके पास जाना चाहूँगा एक बार फिर से। एक जो सवाल बनता है, इसके पीछे अमेरिका का हाथ जो है, सब बता रहे हैं, बांग्लादेश की जो निर्वासित प्रधानमंत्री हैं, वो उन्होंने भी इस बात को कहा कि गोरी चमड़े वाले और जो डोनाल्ड लू का नाम आ रहा है, वो अमेरिका से उनका क्या संबंध है, अमेरिका के अधिकारी, ये भी सबको पता है। एक जो बात आ रही है, मैं उस पर चाहूँगा नेहा जी, मैं आपसे और टीपीएस त्यागी जी, आप दोनों से मैं इस पर चाहूँगा कि आप अपनी टिप्पणी करें इस पर, कि ये जो एरिया, जिस एरिया को कह रहा है कि अलग देश बनाने की योजना चल रही है, उस एरिया में ड्रग्स का सबसे बड़ा कारोबार होता है, और जो एरिया बता रहा है कि 3000 करोड़ के ड्रग्स जो है वहाँ से होते हैं, और एक तरीके से गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है इसको। और बहुत सारे जो क्यूबियन जो ड्रग माफिया है, वो उनका बेस यहाँ पे है। और अभी जब मैं रिसर्च कर रहा था तो वहाँ पर एक खबर में मुझे यह भी देखने को मिली कि अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ पर क्यूबा का एक जो बड़ा ड्रग माफिया है वो हो करके गया था। क्या ये सारी जो चीज़ें हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं ड्रग माफिया का भी हाथ है? क्या वो भी पंप कर रहे हैं पैसा वहाँ पे? क्या वो भी चाह रहे हैं कि ये एक ऐसा स्टेट हो जहाँ से खुल करके सारी चीज़ करें, अब वो सारा हमारे कंट्रोल में हो, हमारे हाथ में हो? देखिए मुकेश जी, ड्रग की प्रॉब्लम केवल वहाँ नहीं है, ड्रग की प्रॉब्लम तो पाकिस्तान के साथ भी है, ड्रग की प्रॉब्लम तो अफगानिस्तान के साथ भी है, ड्रग की प्रॉब्लम सब जगह है। क्यूबा का यस, एक आदमी वहाँ पे होके गया है, लेकिन हम इसे ड्रग की वजह से उपजा हुआ प्रॉब्लम या समस्या नहीं मान सकते। ये समस्या तो सीधे सीधे डीप स्टेट की मंशा की वजह से है। और जैसा अभी कहा गया कि जो डीप स्टेट की मंशा है कि समय आने पर जो बांग्लादेश में हुआ
वो गादिया जो वो हिंदुस्तान में भी हो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, शुरुआत इसकी कहाँ से हुई कि जब हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये कहा अमेरिका के ये कहने के बाद कि आप रशिया के साथ इतनी नजदीकी मत बढ़ाओ, तो उसने जी इंटरनेट की समस्या जो है बार बार आ रही है। जाता है। हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करेंगे और जहां हमारा हित होगा वहां काम करेंगे। अब इसको आप जोड़िए एक और बात से, जब रशिया के प्रेसिडेंट कुछ समय पहले चाइना में गए थे और चाइना में जाके जिनपिंग के साथ आखिर में उन्होंने ये कहा था कि टुडे वी आर एंटरिंग इनटू ए न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप, यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और फिर दे रियलाइज के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भारत के बिना हो ही नहीं सकता। इसलिए ब्रिक्स में भारत को जब बुलाया गया तो आने से पहले चाइना ने बॉर्डर इशू के रेजोल्यूशन का स्टेटमेंट दे दिया और जो आज हो भी गया। अब चाइना के साथ अगर बॉर्डर का इशू सॉल्व हो गया तो ये अमेरिका के लिए एक और बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अमेरिका को भारत की ज्यादा जरूरत है बजाय इसके कि भारत को अमेरिका की जरूरत हो। तो जो वो स्टेट है, डीप स्टेट है, उनके ये निफेरियस डिजाइन है। और ये तो एक डॉट है, आप इन डॉट को जोड़ो, जिसमें ड्रग की आपने बात कही ये दूसरा डॉट हो सकता है, कनाडा में जो हो रहा है वो तीसरा डॉट हो सकता है, जो ऐसे ही जो हवाई जहाजों को धमकी मिल रही है वो चौथा डॉट हो सकता है। इन सब डॉट को जोड़ने के बाद फिर सवाल ये कि अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन क्या है। हमारी सरकार कैपेबल है हर तरह से, लेकिन हम भी बताना चाहते हैं कि धर्म की काट धर्म से ही होती है, लोहे को लोहा ही काटता है, विकास नहीं काटता। जम्मू एंड कश्मीर में विकास करने में कमी नहीं की, लेकिन बीजेपी की वहां पे सरकार नहीं बनी। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे लोगों को फ्री राशन दिया गया, मकान दिया गया, और सब ये दूसरे धर्म के लोग ज्यादा थे उसमें, लेकिन वोट उन्होंने नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो लोहे को लोहा काटता है, और अगर प्रॉब्लम रिलीजियस है तो उसका सॉल्यूशन भी रिलीजियस ही होगा, उसी के जरिए जो है उसका सॉल्यूशन भी देखा जाएगा। एक जो चीज़ जो आप कह रहे हैं मैं उसी को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, जो डीक्लासिफाइड जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं, कुछ लोग उसकी चर्चा करते हैं, जो डीप स्टेट की भी बात करते हैं, उसमें बांग्लादेश में जो हुआ उसमें ये तारीख 2024 की पहले से लिखी हुई थी। और अभी जिस चीज़ के लिए मिजोरम के मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि अलग स्टेट बनाने की बात जो कह रहे हैं, उसके लिए भी एक तारीख दी हुई है 2035। क्या आपको लगता है कि ये 2035 का जो डेट है उससे पहले ही, क्योंकि जिस गति से चीज़ें हो रही हैं, पहले मणिपुर में अनरेस्ट हुआ, अभी भी वहाँ पर गृह युद्ध जैसे हालात चल रहे हैं, और अब ये मिजोरम की तरफ से ये आवाज़ आई। नेहा जी, मैं चाहूँगा कि आप इस पर टिप्पणी करें। तो क्या आपको लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं एक योजनाबद्ध तरीके से अमेरिका कर रहा है, सरकारें आती है जाती हैं वहाँ पर, लेकिन जो उनका डीप स्टेट है वो अपने एजेंडे को पूरा करने में लगा रहता है? नेहा जी, आधिकारिक तौर पर तो इसके विषय में कुछ कहना संभव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखते हैं और उससे इस बात का अंदाजा लगाना, क्योंकि बहुत सारे तथ्य हमारे सामने आते हैं, जिस तरह से शेख हसीना जी ने पहले ही इस बात का अंदेशा दिखा दिया था, बता दिया था कि अमेरिका का क्या एजेंडा चल रहा है, और वो हमारे सामने आता है जब मिजोरम के मुख्यमंत्री अमेरिका में जाकर ऐसा बयान देते हैं। इससे प्रमाण सामने आता है कि बिल्कुल इस एजेंडे पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है। और बहुत सारी एजेंसीज भी और बहुत सारे मीडिया भी इस डीप स्टेट की बात को करते हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह के एजेंडास को अमेरिका भी चलाता है और अन्य देश जो है, जो सुपर पावर है, वो चलाते हैं। और मैं यहाँ पर कैप्टन सर की बात से भी सहमत हूँ, और मैं दूसरे जो हमारे साथ जुड़े हैं पैनलिस्ट उनकी बात से भी सहमत हूँ कि किस तरह से हमारा भारत देश आज के प्रोफाइल में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 के लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं, और भारत को हम स्वर्णिम इतिहास में, उसका स्वर्णिम इतिहास दोबारा से लौट रहा है। और किस तरह से इंटरनेशनल एक बहुत बड़ी पावर भारत आज बनने जा रहा है। हम जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, और तीसरी अर्थव्यवस्था हम जो है कुछ दिनों में बनेंगे, वो टारगेट हमने रखा हुआ है। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नेहा जी,
जी। आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल मिल रही है, बीच में ड्रॉप हो गई थी, अब मिल रही है जी। इसको देखकर कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्तर पर जो सुपर पावर्स हैं उनका तिलमिलाना, उनका थोड़ा डरना, ये जायज बात है। जिस तरह से चीन को हमने पीछे कर दिया इंटरनेशनल लेवल पर, आज चीन की बात ना होकर भारत की बात हो रही है, भारत के प्रति विश्वसनीयता बढ़ रही है। इस चीज को देखते हुए अमेरिका इस तरह के एजेंडे हो सकता है कि वो इस तरह से कहीं ना कहीं कुछ लोग इस पर कुछ चर्चा कर रहे हो और इस पर काम चल रहा हो। और जहां तक बात आपने मुझसे पूछी थी कि ड्रग ट्रेल का एक पूरा एरिया है, उस ड्रग ट्रेल का पैसा आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं कि इसी तरह के चीजों से ही ईसाई मिशनरी जो है वो पैसा लाते हैं, लगाते हैं, चाहे वो आर्म्स को बेचने की बात हो, चाहे वो ड्रग ट्रेल की बात हो। बिल्कुल। लेकिन मैं उस बात से सहमत, बिल्कुल कैप्टन साहब की बात से मैं सहमत हूँ, इस बात से सहमत नहीं हूँ कि केवल उस एरिया में ड्रग्स के कारण ही इसको अलग थलग करने की बात आ रही है। केवल और केवल भारत की ताकत को कम करना, भारत की अखंडता और एकता को कम करना, भारत के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, भारत की जो भौगोलिक शक्ति है उसको कम करना, भारत की जो सैन्य पावर है उसको ठेस पहुंचाना। बिल्कुल सही कहा हमने। लेकिन जैसा टीपीएस त्यागी जी कह रहे थे कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए। मैं एक बार श्रीवास्तव संजीव जी के पास जाऊंगा। संजीव जी, आपको क्या लगता है इसका सॉल्यूशन क्या है? समस्या तो है हमारे पास, हम सबको दिख रहा है, सॉल्यूशन क्या है? क्या बांग्लादेश की निर्वासित प्रधानमंत्री जो हमारे यहाँ शरण ली हुई हैं, क्या इनको फिर से बांग्लादेश में सरकार में स्थापित करना भी ये हमारा एक सॉल्यूशन हो सकता है, या उसके लिए काम करना? क्योंकि भारत एग्रेसिव एजेंडे पे कभी काम नहीं करता। मैं त्यागी जी से भी ये चीज़ जानना चाहूँगा और आपसे भी कि भारत कभी एग्रेसिव होकर के उस तरीके से काम नहीं करता जिस तरीके से दूसरे देश करते हैं। इनकी अपनी विदेश नीति है। क्या आपको लगता है सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका? ये चीज़ें तो क्योंकि जो आपके दुश्मन हैं वो तो अपने एजेंडे पर बढ़े जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, हम केवल डिफेंसिव होकर के इसका मुकाबला कर रहे हैं, इसको झेल रहे हैं, इसको सॉल्यूशन इसको डिले कर रहे हैं। सॉल्यूशन इसका परमानेंट क्या हो सकता है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि भारत को आंतरिक रूप से अपनी जो हमारी जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है, जो हमारी राष्ट्र की जो शक्ति है, जो राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसको और तेज गति से आगे बढ़ाना होगा और एक विजनरी अप्रोच के साथ आगे बढ़ाना होगा। और जैसा कि ये सरकार, हमारी वर्तमान की जो सरकार है, एक विजन के साथ कार्य कर रही है और जो इस तरीके की जो मंसूबे पालने वाले, जो अलगाववादी मंसूबे पालने वाले, आतंकपरस्त अतिवादी मंसूबे पालने वालों के खिलाफ ये सरकार जो है जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई भी करती है। लेकिन हमें जो सकारात्मक जो एजेंडे को भी लगातार आगे बढ़ाता रहना होगा। हमारे राष्ट्र के निर्माण की जो प्रक्रिया में जो हमारे जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी हमारी डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं, सभी के बीच में लगातार एक सामंजस्य, एक सौहार्द बना रहे, उसके लिए भी हम प्रयास करना होगा। मणिपुर में, मिजोरम में जो इथनिक जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में जो संवाद की प्रक्रिया है उसको बढ़ाना होगा और जिसके के ऊपर हमारी सरकार, केंद्र की सरकार है और वहाँ की जो मणिपुर, मिजोरम की जो राज्य की सरकारें हैं वो भी कार्य कर रही हैं। अलगाववादी मंसूबे पालने वाले भारत में पहले भी रहे हैं, आज भी हैं और जैसा कि ये दिख रहा है और भविष्य में भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो तथाकथित चंद मुट्ठी भर अलगाववादी एजेंडे को पालने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो कभी भी सफल न हुए हैं और न तो होंगे। और इस तरीके के जो मंसूबे रखने वालों का कोई महत्व नहीं है और जाहिर है कि इनके ऊपर, जैसे कि मैंने कहा, कि एक विशेष सतर्कता अवश्य बरतने की आवश्यकता है, इनके ऊपर एक वॉच रखने की आवश्यकता है और इनको इस तरीके के बयान और इस तरीके के मंसूबे न पाले, इसके लिए कैसे डिस्करेज किया जाए। बिल्कुल। लेकिन मैं टीपीएस त्यागी जी, मैं आपकी बात समझूं, ये जो संजीव जी कह रहे हैं मैं कुछ हद तक मैं सहमत हूं, लेकिन कुछ हद तक मुझे लगता है इनसे मेरा विरोध भी है। देश के भीतर अगर समस्या है तो देश के भीतर से अगर वो ऑपरेट हो रहा है तो आप उसको समझा सकते हैं, आप उसको कोऑर्डिनेट करके उसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जब चाबी देश के बाहर से भरी जा रही हो तो ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि जो अप्रोच किया जा रहा है, जो चाहे जो संजीव जी जिधर इशारा कर रहे हैं, उससे सॉल्यूशन संभव है? नो सर, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट। अगर उससे सॉल्यूशन संभव हुआ होता तो अब तक निकल गया होता। अब मैं आपको दो तीन बात बताता हूँ। ये बात मैं जरा पूरा करना चाहता हूँ। सर एक सेकंड। जी बाद में आऊंगा संजीव जी आपके पास। जी
हाँ, मुझे मेरी बात कहने दीजिए। मैं अगर इनसे सॉल्यूशन निकलना होता तो अब तक निकल गया होता। मेरा कहना ये है कि सहनशीलता बड़ी अच्छी बात है, व्यक्तिगत चरित्र का हिस्सा है, लेकिन राष्ट्रीय चरित्र में सहनशीलता शून्य होनी चाहिए। अगर पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार में मोहम्मद गौरी को माफ ना किया होता तो हिंदुस्तान का इतिहास दूसरा होता। यानी हम सॉफ्ट रहे अपने लोगों के लिए, लेकिन हम सॉफ्ट दुश्मन के लिए नहीं होंगे। अब जैसे चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम ने वहां पे जाके बात की है, हर एक आदमी को दिखाई दे रहा है कि ये उस संविधान की शपथ के खिलाफ है जो उसने की है। लिहाजा यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। लोग बात तो चिल्लाएंगे, अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो भी चिल्लाएंगे, लिहाजा लगाया जाए। भाई मैं कहता हूँ जैसे कश्मीर में है, कहीं पे वो आके हमला कर जाते हैं, पूरा 144 करोड़ का देश, 2 आतंकी आए हमला करके चले जाए, फिर हम बयानबाजी करते रहे ये नहीं है वो नहीं है। अरे मैं कहता हूँ एक्शन तुरंत होना चाहिए। मेरे घर में आग लग जाए तो क्या मैं संविधान की धाराएं, बिल्कुल बिल्कुल संविधान की धाराएं से नहीं, अगर एक्शन हुआ है, अगर लगता है जी जी इफेक्टिव एक्शन, तो हमें डिफेंसिव एटीट्यूड को तो बिल्कुल त्याग देना चाहिए। हमें हिंदुस्तान को हमने दिखाया है, दुनिया को दिखाया है कि हमने कभी कहीं पे एग्रेशन नहीं किया, दूसरों की जमीन नहीं हड़पी, लेकिन हम अपना नुकसान भी तो नहीं देख सकते। जैसे कश्मीर में लॉस हो रहा है या यहाँ पे लॉस हो रहा है। अभी बहन ने बहुत अच्छा बताया कि वहां पे पूरा हिंदू था असम, और वो पूरे हिंदू को इसमें कर दिया अपने क्रिश्चियंस में। और हमारी क्या है, लुक ईस्ट पॉलिसी। अब लुक ईस्ट पॉलिसी में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जहाँ कोई जाता नहीं था, वहाँ हिंदुस्तान की सरकार का हर मंत्री 3-3 बार 1 महीने में जा रहा है, पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट पे लगे हुए हैं। मगर नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, ये हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? इसका एक सिंपल रीजन है कि जब इस किस्म की कोई बात आए तो इट शुड बी निप्ड इन द बड। एक जगह आप एक्शन लीजिए, दूसरों के लिए इबरत अपने आप हासिल हो जाएगी। तो माय पॉइंट इज दैट डिफेंसिव एटीट्यूड छोड़िए, ऑफेंसिव एटीट्यूड लीजिए, और अपोजिशन या और लोगों की परवाह करने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान की जनता आपके साथ में है, बिकॉज इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, और हम तो देश प्रथम वाले लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मैं भी उसी रास्ते पे मैं चाहता हूँ। लेकिन संजीव जी वाइंड अप करने के लिए बोला ना, संजीव जी आप कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, आप दें, उसके बाद मैं वाइंड अप करूँगा। जी हाँ, देखिए मुकेश जी, मैं अपनी बात शायद मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाया पूरी तरीके से। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि भारत का जो अप्रोच है वो रक्षात्मक डिफेंसिव नहीं है, बल्कि ये एक प्रोएक्टिव, असर्टिव और विजनरी जो अप्रोच है, इसके साथ ही सरकार कार्य कर रही है। जो भी जैसे कि मैंने कहा कि अलगाववादी, आतंकी, अतिवादी जो एलिमेंट्स हैं, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ ही सरकार कार्य कर रही है। और ये जो बिल्कुल, तो आप इस बात को मानते हैं कि आप इस बात से सहमत हैं कि जो मुख्यमंत्री मिजोरम ने कहा है उसके राष्ट्रद्रोह के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, वहां पर राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाना चाहिए? देखिए, निसंदेह ये राष्ट्रद्रोह का ही कार्य है। ये राष्ट्र से अलग हट करके कोई नया राष्ट्र बनाने का जो कृत्य है, ये भारत, ये जो नया भारत है, ये तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जी, मैं नेहा जी आपसे भी यही सवाल, क्या आप कहेंगी, राष्ट्रपति मांग करेंगे कि राष्ट्रपति शासन मिजोरम में लगना चाहिए? देखिए मुकेश जी, अगर मैं अपने आप को बीजेपी से अलग करती हूँ तो मैं भारत की एक नागरिक होने के नाते भी इस बात को जरूर आवाज उठाना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री, मिजोरम की मुख्यमंत्री पर देशद्रोह का मामला जरूर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल। या तो वो शपथ नहीं ले भारत गणराज्य की, उसकी एकता अखंडता की, या फिर उसे तोड़ने की बात नहीं करे। आप एक संवैधानिक पद पर हैं, आपको पूरे बिल्कुल बिल्कुल नेहा जी, हमारे पास समय की कमी है, वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। जो टीपीएस त्यागी जी ने कहा, अंत में हम सब जो है उसी पर सहमत, पर हम शुरू से जानते थे कि इस तरीके की बातें अगर होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए नेहा धवल जी आपका, कर्नल टीपीएस त्यागी जी आपका, और संजीव श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जो बात, जिस तरीके का देशद्रोह का मामला आ रहा है मिजोरम के मुख्यमंत्री के खिलाफ, वो निश्चित तौर पे चिंताजनक है और सरकार को इसको तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है अलगाववादियों, अगर कार्रवाई तुरंत नहीं होती है, देरी होती है, तो अलगाववादियों का मन बढ़ता है, वो आगे जो है इस तरीके की बातें और भी करने लगते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।